चलिए बच्चों, हम फंडिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फंडिंग सब्जेक्ट में हम अपना 12 चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन। ये सिक्योरिटाइजेशन वही सिक्योरिटाइजेशन है जो हमने सरफाइसी एक्ट में मीनिंग पढ़ा था, है ना, जिसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, है ना, खरीद लिया जाता था। देन एक अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल एंटिटी बनाई जाती थी, वो लोगों से, है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अप्रोच करती थी, उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट देती थी। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट खरीद लेती थी और बैंक को पैसे देने के लिए वो क्या करती थी, क्वालिफाइड बायर्स को अप्रोच करती थी और उनसे पैसे लेकर बैंक को दे देती थी और क्वालिफाइड बायर को सिक्योरिटी रिसिप्ट देती थी। तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन बस सेबी के, है ना, 2008 के इश्यू ऑफ लिस्टिंग सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो डायरेक्ट चलते हैं आगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में मीनिंग दे रखा है, व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स इनटू सिक्योरिटी। हमने उन फाइनेंशियल एसेट्स को, है ना, बैंक के जो फाइनेंशियल नॉन परफॉर्मिंग जो फाइनेंशियल एसेट्स थे उनको सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया। सिक्योरिटाइजेशन यूज बाय अ फाइनेंशियल एंटिटीज टू रेज द फंड अदर देन व्हाट इज अवेलेबल ट्रेडिशनल मेथड। ये ट्रेडिशनल मेथड से पैसे रेज नहीं कर रहे, ठीक है, ये एक न्यू वे है। मीनिंग नीचे दे रखा है। सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम पूलिंग करते हैं, रीपैकिंग करते हैं होमोजेनियस इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट, इलिक्विडेट, ठीक है, इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड कैन बी सोल्ड टू द इन्वेस्टर। ये वही सेम है, सेम बच्चों डेफिनेशन दे रखी है सरफाइसी एक्ट में जो पढ़ा था। चलिए, 4 स्टेप्स बोल रखे हैं यहाँ पे, लेकिन ये 4 स्टेप्स नहीं, 4, है ना, लोग हैं, स्टेप्स भी बोल सकते हैं। पहला, स्पेशल पर्पस व्हीकल एंटिटी। बच्चों शॉर्टकट में SPD लिखा होगा, मतलब ये स्पेशल पर्पस डिस्टिंग एंटिटी की बात करें। क्रिएट किया जाता है टू होल्ड द टाइटल ऑफ द एसेट्स। यही है वो एंटिटी जो, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक से खरीद लेती थी। ओरिजिनेटर कौन है बच्चों, बैंक, होल्डर ऑफ द एसेट, सेल द एसेट, बैंक होता है ये जो बेच देता है किसको, इसी स्पेशल पर्पस डेस्टिनिंग एंटिटी को। देन यही जो एंटिटी है हेल्प इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर की हेल्प करती है, इशू करती है सिक्योरिटी विच आर डिस्ट्रीब्यूट टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। देन ये एंटिटी पे द ओरिजिनेटर फॉर द एसेट्स। ओरिजिनेटर मतलब बैंक से खरीदे जो एसेट्स है उसको पे करेगी फ्रॉम द सेल ऑफ द सिक्योरिटीज, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन। बच्चों ये देखो, ये सेम डायग्राम है, पढ़ा है हमने, ठीक है। डेटर पैसे लेता है किससे, बैंक से, बैंक है ये ओरिजिनेटर, ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल इनसे खरीद लेता है इन डेटर्स को, ठीक। चलिए फिर अब इस बंदे को भी तो, स्पेशल पर्पस व्हीकल को भी तो पैसे चाहिए बैंक को देने के लिए, तो वो इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेगा, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करवाता है, लिक्विडिटी सपोर्ट या फिर क्रेडिट, है ना, सिक्योरिटी बढ़ाता है, क्रेडिट एनफोर्समेंट मतलब, और सिक्योरिटी गिरवी रखवाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम, आइए पढ़ते हैं। बैकग्राउंड में बच्चों स्टार्टिंग में बस ये दे रखा है कि कौन कौन से, है ना, इसमें रेगुलेशंस लगते हैं। सरफाइसी, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल एसेट्स, एनफोर्समेंट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये पूरा सरफाइसी, हम शॉर्टकट में सरफाइसी बोलते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटाइजेशन में कौन कौन से लॉज लगते हैं, तो सिक्योरिटीज एक्ट, सरफाइसी एक्ट लगता है, ठीक है, पहला। दूसरा, सेबी की इशू लिस्टिंग डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन, एंड तीसरा पॉइंट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, रिजर्व बैंक, RBI जो गाइडलाइन, 3 चीज़ लगता है, ठीक है। डिटेल में हम कौन सा पढ़ेंगे, डिटेल में हम ये सेकंड वाला पढ़ेंगे। आइए, सेबी यही डिटेल में आगे, इशू लिस्टिंग रेगुलेशन 2008 क्या बोलता है, एप्लीकेबल किस किस में एप्लीकेबल है, पब्लिक ऑफर। अगर आपने बच्चों, अब शॉर्टकट में आपको एक और देखेगा, SDI बार बार दिखेगा शॉर्टकट में, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट समझ जाना, ठीक है। तो पब्लिक ऑफर अगर आपने क्या, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट का, उस पर लगेगा ये रेगुलेशन, और उसी सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट को आपने लिस्ट करा दिया, लिस्टिंग सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट इशू टू पब्लिक, और पब्लिक को दिया एनी पर्सन, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट भी, और रिकॉग्नाइज स्टॉक इसमें भी लगे, मतलब पब्लिक ऑफर भी, या फिर लिस्ट कराकर पब्लिक को दे रहे हो, एनी पर्सन को दे रहे हो, उस पर भी लगेगा, मतलब नॉर्मल पब्लिक ऑफर भी, ठीक है। चलिए, डेट सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे मीनिंग दे रखा है। आइए, मीनिंग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट डिफाइन मीन्स एनी सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट, सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट है इशू टू इन्वेस्टर बाय द इशूअर, इन्वेस्टर इशू किया जाता है, इशूअर करता है बच्चों कुछ नहीं, डेट इंस्ट्रूमेंट है ये, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ गिरवी रखकर, है ना, कंपनी ने इंस्ट्रूमेंट दे दिया। इशू टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को दिया जाता है, कौन देता है, इश्योर करता है, इश्योर कौन है, स्पेशल पर्पस व्हीकल एंटिटी।
पोजेशन एनी डेट और रिसीवेबल, मॉर्गेज में कुछ ना कुछ असाइन टू कुछ कुछ, ठीक है। तो ये सारा वो पूरा मीनिंग दे रखा है। चलिए बाकी कुछ नहीं, स्किप। कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं सिक्योरिटी प्रेजेंट अमेंडमेंट इस रेगुलेशन में। कौन सा रेगुलेशन? ये वाला रेगुलेशन में कुछ अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है? प्रेजेंट अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट इन द लिस्टिंग एसआर। एसआर शॉर्टकट बोल रहे सिक्योरिटी रिसिप्ट का। ये क्या है? हमारी सिक्योरिटी रिसिप्ट के शॉर्टकट। तो डेफिनेशन ऑफ द डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी, ठीक है, चेंज हो गई है। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी की डेफिनेशन चेंज कर दी, उसमें अब सिक्योरिटी रिसिप्ट पहले नहीं आता था, अब इंक्लूड कर देगा। अब इसी के बारे में बोले सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट में भी है ना सिक्योरिटी रिसिप्ट को इंसर्ट किया गया है करस्पॉन्डिंग एसडीआई रेगुलेशन को। एप्लीकेबिलिटी अमेंडमेंट सिक्योरिटी रिसिप्ट, बच्चों हर जगह सिक्योरिटी रिसिप्ट का ही बस चेंजेस हुआ है, ठीक है। 7th A इंसर्ट स्पेसिफाई ऑब्लिगेशन लिस्टिंग एंटिटी की, लिस्टिंग इट्स एसआर, सिक्योरिटी रिसिप्ट को लिस्ट करो, मतलब एसआर ही सिक्योरिटी रिसिप्ट भी चेंज हुआ है। चलिए अब बच्चों इस रेगुलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन था। आइए डिटेल में पढ़ते, किस किस में एप्लीकेबल है पढ़ चुके हैं अभी। पब्लिक ऑफर किया, लिस्टिंग इसका किया सिक्योरिटी डेस इंस्ट्रूमेंट का, या फिर लिस्टिंग किया सिक्योरिटी रिसिप्ट, ये अमेंडमेंट्स आया, ठीक है। चलो एलिजिबिलिटी, कौन कौन पर्सन एलिजिबल है क्या इशू करने के लिए? सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलो कौन कौन एलिजिबल? अ पर्सन कैन नॉट बी एलिजिबल, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं आप कर पाओगे जब तक आप ये काम नहीं करोगे। क्या क्या नहीं करोगे? स्पेशल पर्पस व्हीकल एंटिटी बनानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूट। ट्रस्टी जो रजिस्टर्ड है सभी के पास, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। कंप्लाइंस करने पड़ेंगे ऑल एप्लीकेबल प्रोविजन रेगुलेशन जो भी सभी एक्ट के, तो आप एलिजिबल हो। फिर उन्होंने बोला भैया ट्रस्टी को लेकर बात कर दी उन्होंने कहा जो ट्रस्टी हमने पढ़ा रजिस्टर्ड होना चाहिए। नीचे गिवन जो ये पूरी लिस्ट है ए से लेकर जी तक, यहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रस्टी कहीं ना कहीं किसी और जगह पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, तो फिर सेबी के उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग से आपसे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या बोल रखा है, आ जाइए। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल, कौन सा वाला रिक्वायरमेंट? ये ट्रस्टी वाला, ठीक है। क्यों? फॉलोइंग पर्सन हु मे एक्ट एज अ ट्रस्टी, ये लोग एक्टिव ट्रस्टी की तरह एक्ट कर सकते हैं। पर्सन रजिस्टर्ड जो कि डिबेंचर ट्रस्टी की तरह है। पर्सन रजिस्टर्ड सिक्योरिटाइजेशन कंपनी में, रिस्ट्रक्शन कंपनी एज पर आरबीआई सरफाइसी एक्ट की बात हो रही बच्चों, पूरे सरफाइसी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है। नेशनल हाउसिंग बैंक स्टैब्लिश है उनके खुद के एक्ट के अकॉर्डिंग। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट स्टैब्लिश है उनके एक्ट के अकॉर्डिंग। शेड्यूल कमर्शियल बैंक और अदर बैंक रीजनल रूरल बैंक, अदर देन हम रीजनल रूरल बैंक की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये लोग भी ट्रस्टी बन सकते हैं, उनको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एज पर कंपनीज एंड एनी अदर पर्सन, मतलब ये लोग अपनी जगह पे कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग से है ना बने हुए हैं, तो वो वाला रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है जो उन्होंने ऊपर बोल रखा है कि इससे भी है ना जो ये रेगुलेशन है डेट सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए नीचे आ जाओ। एप्लीकेंट सीकिंग रजिस्ट्रेशन टू एक्ट एज अ ट्रस्टी, अब जो भी ट्रस्टी बनना चाहता है तो वो एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन जो करना चाहता है, तो भैया ध्यान रहे इन बातों का। नेटवर्थ मिनिमम 2 करोड़ होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में उनके मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और उन 2 लोगों का एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। चलो छोटी छोटी बातें बच्चों, बस ये चिल्लर पॉइंट्स हैं, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ स्कीम को अगर लॉन्च करोगे तो उन बातों का ख्याल रखना। स्पेशल पर्पज एंटिटी में रेज फंड बाय मेकिंग ऑफर सिक्योरिटाइजेशन रेजिडेंशियल में स्कीम के अकॉर्डिंग होगा, पहले यही लिखा और कुछ नहीं, स्कीम के अकॉर्डिंग होगा। मल्टीपल अगर स्कीम कर रखी है एंटिटी ने तो भैया सेपरेट मेंटेन करो, सेपरेट डेस्टिनेशन अकाउंट ईच स्कीम का। स्पेशल पर्पज जैसे एंटिटी और जो ट्रस्टी है इनको एश्योर करना है रिलेशंस ऑफ द डेट्स जो भी रिसीवेबल जिनसे लेने हैं, ठीक है, करेंटली अप्लाइड। रिडम्पशन भी ध्यान रखना भैया, पेमेंट करना है। टर्म्स ऑफ द इश्यू ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट में प्रोवाइड फॉर द एक्साइजेबल। टर्म्स एंड कंडीशन जब डिसाइड करोगे तो प्लीज़ उसमें क्लीनअप वाला ऑप्शन भी देना। क्लीनअप मतलब बायबैक जैसा होता है, मतलब कंपनी दोबारा से खरीद लेगी तो ऐसा ऑप्शन भी दे सकते हो, ठीक है। नो एक्सपेंस चार्ज स्कीम में जो भी एक्सपेंस आप ले रहे हो चार्ज कर रहे हो, एक्सेस अलाउबल एक्सपेंस जितना है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भैया लॉन्चिंग ऑफ स्कीम में बस 5 बातें लिखिए फिर से। पहला क्या बोल रखा है इन्होंने, भाई स्कीम के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा मल्टीपल है तो भैया आप सेपरेट अकाउंट्स बनाइए उसके लिए। देन जो भी एंटिटी ट्रस्टी वो ध्यान रखे कि भैया पूरे प्रोविजंस का ध्यान रखे, रिडम्पशन वगैरह सब। जो भी टर्म्स है ना, टर्म्स में क्लीनअप वाला क्लॉज भी डालना, मतलब बायबैक वाला क्लॉज भी, और एक्सपेंस जितना अलाउड है उससे ज़्यादा नहीं। ऑब्लिगेशन टू रिडीम सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट, ये क्या बोलता है ऑब्लिगेशन में? ऑब्लिगेशन
है ना। जब मैच्योरिटी टाइम आएगा रिडीम करना पड़ेगा। तो ट्रस्टी और स्पेशल पर्पस एंटिटी इंश्योर करे टाइमली पेमेंट इंटरेस्ट रिडीम जो भी इन्वेस्टर्स का बनता है टाइम के अकॉर्डिंग। ट्रस्टी इंश्योर करेगा। एक सर्विसर होता है, आगे चल के भी ये हेडिंग पढ़ेंगे। सर्विसर अपने आप में एक बंदा है जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, है ना, जो हेल्प कर रहा है किसकी, स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी एसपीडीई की हेल्प कर रहा है बहुत सारे काम करने में, नीचे अभी हम पढ़ेंगे। तो ट्रस्टी इंश्योर करे कि जो वो रिसीवर उन्होंने अपॉइंट किया है वो प्रॉपर मेजर्स ले, है ना, स्टेप्स ले, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है उन सब का काम कर ले टू रिकवर द ड्यूज फ्रॉम द ऑब्लिगर। ऑब्लिगर कौन, उधारी लेने वाला बंदा, है ना, जिसको बेच दिया था। ऑब्लिगर जो पैसा लेने वाला है उससे अगर वो डिफॉल्ट करता है तो कैसे उससे पैसे रिकवर करवा सकते हैं। तो ट्रस्टी एक रिसीवर को अपॉइंट करो, रिसीवर वो सारी चीज़ देख ले। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ ईच स्कीम पॉसिबली एक्सटेंड, हो सकता है जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड भी हो जाए या शॉर्ट हो जाए, है ना। तो जो भी है डिस्क्लोज कर लेना ऑफर डॉक्यूमेंट। चलिए, सर्विसर वही जो ऊपर पड़ा था। तो सर्विसर कौन है, एसपीडी अपॉइंट करता है सर्विसर को। सर्विसर या तो ओरिजिनेटर मतलब बैंक को ही बोल देगा भाई तू ही बैंक काम कर हमारे बीच में मीडिएटर का, या तो किसी और पर्सन को एज अ सर्विसर अपॉइंट कर लिया जाएगा सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। ट्रस्टी इंश्योर करेगा कि भैया वो सर्विसर क्या करेगा, पूरे अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। ट्रस्टी इंश्योर करेगा वो जो सर्विसर है एडुकेट ऑपरेशनल सिस्टम्स रिकॉर्ड्स कैसे एडमिनिस्टर, है ना, पूरे पूल को एसेट्स को इकट्ठा करके मैनेज करने का काम वो देख ले। जो हमारा सर्विसर है मैं अपॉइंटेड बाय स्पेशल पर्पस डेजिग्नेटेड टू डू ऑल, नीचे कुछ एक्टिविटीज़ है वो करने के लिए अपॉइंट करेगा। कोऑर्डिनेट करेगा, ऑब्लिगर मैनेज करेगा एसेट्स, वही जो ऊपर लिखा है। एडमिनिस्टर करेगा जो भी कैश फ्लो आ रहा है उन एसेट्स से। री इन्वेस्ट अगर इफ एनी, ठीक है। मैनेज इंसिडेंटल मेंटर भी। हम पढ़ रहे हैं रिसीवर के बारे में। तो सबसे पहला स्पेशल पर्पस डेजिग्नेटेड एंटिटी इसे अपॉइंट करती है, ओरिजिनेटर भी कर सकता है, बैंक को भी रख सकता है और किसी थर्ड पर्सन को भी करेगा, तो ये सारे काम करेगा। और लास्ट पॉइंट, जो वो एंटिटी है अपॉइंट करती है ओरिजिनेटर को एज अ सर्विस, तो शेल अडॉप्ट इंटरनल प्रोसीजर अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल मैटर इनको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं, जो ओरिजिनेटर है बच्चों, ओरिजिनेटर कौन, जिसने बैंक ने इसको भेज दिया था, उन्होंने बोला ओरिजिनेटर चाहे तो वो भी होल्डिंग रख सकते हैं। हमने इस स्पेशल पर्पस जैसे एंटिटी बनी है, उसने सिक्योरिटीज इशू करी, सिक्योरिटी रिसिप्ट, ठीक है, तो ओरिजिनेटर भी उसे खरीद सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है 20% से ज़्यादा नहीं। नो ओरिजिनेटर शेल एट एनी टाइम सब्सक्राइब सिक्योरिटाइजेशन डेट इन एक्सेस 20% ऑफ द टोटल सिक्योरिटाइजेशन, 20% से ज़्यादा नहीं, 10 नहीं 20%, ठीक है। दिस अप्लाई ओनली क्लास ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन ऑफर्ड टू पब्लिक और लिस्टेड, ठीक है। तो क्लासेस जो होती है उसी पे एप्लीकेबल होंगी, बाकियों में नहीं। नथिंग शेल अप्लाई होल्डिंग, ओरिजिनेटर के होल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर अंडर राइटिंग भी कर रखा है। या फिर क्रेडिट एनहेंसमेंट, क्रेडिट एनहेंसमेंट मतलब आप अपनी सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करते हो। कोई भी अगर लोन देता है, पैसे देता है, तो सिक्योरिटी में और कुछ रखवाता है। ध्यान रहे प्रोवाइडेड पॉसिबिलिटीज ऑफ सच होल्डिंग डिस्क्लोज इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट में, ठीक है, पॉसिबिलिटीज ऑफ सच होल्डिंग आर डिस्क्लोज इन दी ऑफर डॉक्यूमेंट, सारी पॉसिबिलिटीज ऑफर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई। चलिए बच्चों, चिल्लर पॉइंट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, कुछ नहीं। कौन करेगा, कौन करेगा, एंटिटी मेंटेन करके रिकॉर्ड अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग रजिस्टर ऑफ द होल्डर, नाम लिखा हो किस किसने सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट खरीद के रखा है फॉर ईच स्कीम। रजिस्टर ऑफ द बेनिफिशियरी, अगर वो डीमैट फॉर्म में है तो डीमैटलाइजेशन फॉर्म में, तो मेंटेन डिपॉजिट है तो उसको भी मान लिया जाएगा कि भैया ये रजिस्टर ऑफ होल्डर है। जो एंटिटी है इंटीमेट करे सेबी को द प्लेसेस वेयर, कहाँ पे डॉक्यूमेंट रखा है बता दो। एंटिटी मेंटेन करे बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, बच्चों मिनिमम 8 साल के लिए, ठीक है, फ्रॉम द रिडेम्पशन ऑफ द इशू, जब भी स्कीम का रिडेम्पशन होगा 8 साल तक मेंटेन करेगा। चलिए वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम क्या बोलता है, स्कीम में बी वाउंड अप इन द इवेंट ऑफ द फॉलोइंग, इन 3 सिचुएशन में वाइंड अप हो सकता है। पहला टाइम पीरियड आ गया, मैच्योरिटी फुल्ली रिडीम, या फिर टाइम पीरियड लिखा हुआ था 2 साल 3 साल तब, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। 3 पॉइंट फिर से, रिडीम फुल्ली जब हो रहा है तब, मैच्योरिटी पीरियड लिखा हुआ था इशू में वो लीगल मैच्योरिटी आ गई तो, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेलिंग है, चलिए रीड करें। इन्होंने बोला है अगर आउटस्टैंडिंग लीगल मैच्योरिटी जो दे रखा है अगर आ गया है लीगल मैच्योरिटी और आपने क्या नहीं, तो ट्रस्टी भैया डिस्पोज ऑफ करेगा सेम जैसा स्कीम में बता के रखा था। चलिए कितना बचा है, हाफ और है, कर लेते कंप्लीट। चलिए पब्लिक ऑफर ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट, पब्लिक ऑफर, ठीक है,
तो अब जनता को ऑफर दे रहे हैं, कर सकते हैं। बस उन्होंने बोला नो ऑफर ट्रीटेड टू पब्लिक, जनता को ऑफर आपने जो दिया उसको नहीं माना जाएगा जब आपने, है ना, एनी पर्सन अदर देन रिसीविंग द ऑफर, जिसको ऑफर दिया उसके अलावा किसी और पर्सन ने सब्सक्राइब किया तो हम जनता को नहीं मानेंगे, ठीक है। अदरवाइज एज बीइंग, इसका ये कंटिन्यू पॉइंट है। डोमेस्टिक कंसर्न ऑफ द पर्सन मेकिंग एंड रिसीविंग द ऑफर, इसका ये ध्यान रखना, डोमेस्टिक कंसर्न जो भी है उन सब की ले लेना। अब मेंशन जो कंडीशन है शेल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे बस हम इसी की बात कर रहे हैं। वन सेम ट्रंच, एक ही ट्रांजैक्शन में हो रहा है, परिपर्सन ऑल रिस्पेक्ट। एनी ऑफर का सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं 50% और मोर इन अ फाइनेंशियल शेल बी ऑलवेज बी डीम बीन टू पब्लिक, पब्लिक को 50% से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। वापस हम जनता को दे रहे हैं, जनता को देना हम नहीं मानेंगे अगर जिसको ऑफर हमने दिया उसके अलावा कोई और सब्सक्राइब करता है, यही इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। और 50% से 50% उससे ज़्यादा जनता के पास होना चाहिए। अब बच्चों चिल्लर बातें, ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह, सबमिशन ऑफ द फाइलिंग ऑफ द फाइनल ऑफर, कुछ नहीं, किसका काम है, एंटिटी और ट्रस्टी का काम। शेल नॉट मेक ऑफर, तब तक नहीं कर सकते टू द पब्लिक अनलेस, ड्राफ्ट नहीं करेंगे सेबी को, ठीक है, एटलीस्ट 15 डेज बिफोर देना पड़ेगा जब ये प्रपोज करें। वो जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, मिनिमम फाइलिंग फीस जो भी है मेंशन शेड्यूल में दे रखा है, पे कर देना। थोड़ा स्टार्टिंग में एडवांस दे सकते हैं, बैलेंस जो बाद में है, बैलेंस फाइलिंग फीस पेड टू दी सेबी विद इन, जब भी क्लोज होगा वहाँ से 7 दिन के अंदर। पब्लिक ऑफर जब भी क्लोज होगा वहाँ से 7 दिन के अंदर भी दे सकते हो, एक बार में दे दोगे तो बढ़िया, आधा आधा देना चाहते हो तो बैलेंस क्लोज होने के 7 दिन के अंदर। सेबी ने स्पेसिफाई कर रखा है अगर उस ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस, तो प्लीज़ उस ऑफर डॉक्यूमेंट में 15 दिन के अंदर अंदर वो चेंजेस कर लो, और ट्रस्टी और इसमें कैरी करेंगे वो सारे चेंजेस ऑफर डॉक्यूमेंट प्रियोर टू फाइलिंग इट। फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट शेल फाइल सेबी के पास और एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पास। अरेंजमेंट ऑफ डीमर्टलाइजेशन, बच्चों डीमैट में करना है तो भैया क्या करना पड़ेगा, कंपनी को, एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, एसपीडी को क्या करना पड़ेगा, अग्रीमेंट करना पड़ेगा डिपॉजिटरी से, ये लिखा है। प्रियोर सबमिटिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी, सेबी के पास ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देने से पहले एसबीडी को अरेंजमेंट अग्रीमेंट करना है डिपॉजिटरी के पास डीमैट फॉर्म के लिए। ऑप्शन 2 इन्वेस्टर्स, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए, ऑप्शन देना हमेशा। क्रेडिट रेटिंग, एसबीडी को क्या बोल दिया है, भैया आप प्लीज़ अपने सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए जो पब्लिक ऑफर कर रहे हो, जब तक क्रेडिट रेटिंग नहीं लोगे लेस देन 2 एजेंसी से, तब तक आप इशू नहीं ला सकते। ऑफर पीरियड कितने टाइम के लिए, नॉट रिमेन ओपन, 30 डेज मैक्सिमम टाइम है, ओपन करो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो भी है, ठीक है, अगर उतना नहीं आएगा आपको रिफंड करना पड़ेगा, ये लिखा है। नो सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट शेल बी अलॉटेड, नहीं दिया जाएगा पब्लिक अनलेस सब्सक्रिप्शन मिनिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ना हो जाए। इन द इवेंट ऑफ द नॉन रिसिप्ट, नहीं होगा तो रिफ्यूज ऑफ द लिस्टिंग, अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ या फिर रिफ्यूज हो गया लिस्टिंग होने से, रिफंड करो पैसा। मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए बच्चों, चिल्लर बातें। ऑफर डॉक्यूमेंट और एनी रिपोर्ट या मेमोरेंडम इशू बाय एसपीडी नॉट कंटेन, कोई भी गलत बातें नहीं लिखा हो। ऑफर डॉक्यूमेंट नॉट ओमिट डिस्क्लोज एनी मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या लिखा है, नो एसपीडी रिटेन और सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द पब्लिक, इवेंट और सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट फाइनल कंसल्ट करो एक बार स्टॉक एक्सचेंज से। चलिए अलॉटमेंट करना है, सिक्योरिटाइजेशन डेट इंस्ट्रूमेंट अलॉट करेगा टू द इन्वेस्टर विद इन द फॉलोइंग टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, अगर डीमैट फॉर्म में है या फिजिकल फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में तो भैया 5 दिन के अंदर जब भी ऑफर बंद हुआ, भाई फिजिकल फॉर्म में तो 8 दिन के अंदर जब भी बंद हुआ। लेकिन अलॉटमेंट टाइम विद इन टाइम नहीं होता है, सर्टिफिकेट विद इन ड्यूरेशन डिस्पैच नहीं होता है, तो एसपीडी और ट्रस्टी को क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट माना जाएगा और एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड जॉइंटली सेवरली लायबल होंगे। इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट कितना 15%, ठीक है। चलिए अब रिफंड करना है, इन्होंने कहा एसपीडी डिस्पैच किए थे, एसपीडी डिस्पैच, ठीक है, डिस्पैच रिफंड ऑर्डर। अब आपको रिफंड करना है टू किसको दोगे, जिनका अनसक्सेसफुल हो या फिर पार्टली अनसक्सेसफुल हो, 8 दिन के अंदर जब भी क्लोज वहाँ से 8 दिन के अंदर रिफंड कर दो, पैसे दो। इन केस इश्यू प्रोसीड बिकम लाइबल टू बी रिफंड इन अकॉर्डेंस डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग, अगर वो ऑफर डॉक्यूमेंट कुछ बातें लिखी थी उसके अकॉर्डिंग रिफंड करना पड़ता है, तो सेम बच्चों 8 दिन के अंदर जब भी क्लोज हुआ पैसे दे दो। रिफंड ऑर्डर नॉट डिस्पैच, नहीं भेजा विद इन टाइम, जो 8 दिन के अंदर हम पढ़ रहे, तो एसपीडी और ट्रस्टी कुछ नहीं, जॉइंटली सेवरली लाइबल रहेंगे, इंटरेस्ट के लिए 15%, ठीक है। क्रिएट डीमैट अकाउंट अलॉट है, अगर डीमैट अकाउंट है मेड बाय द इश्यूअर विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। चलिए राइट ऑफ द इन्वेस्टर, पूरी लिस्ट दे रखी है इन्वेस्टर के क्या क्या राइट है बच्चों। ट्रस्ट डीड में बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं, ट्रस्ट डीड, इंस्ट्रूमेंट डीड, टर्म्स लिखे गए हैं, ठीक है, तो वो सारे राइट किसके हैं, हमारे बेनिफिशियल इंटरेस्ट के। अगर इवेंट ऑफ द फेलियर रिडीम
मैच्योरिटी आ जाती है और रिडीम नहीं किया जाता है तो बच्चों ये लोग सब इकट्ठा होकर, होल्डर्स इकट्ठा होकर विद इन टाइम नहीं अगर होता है इन्वेस्टर होल्डिंग मिनिमम 10% तक के अगर आ जाते हैं, कॉल मीटिंग फॉर ऑल सच इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर में मूव अ मोशन, तो 10% मिनिमम लोग मीटिंग करवा सकते हो और मीटिंग करके ये बुला सकते हैं। इन सच मीटिंग इन्वेस्टर मूव टू ऑप्शन, क्या कर सकते हैं, कॉल अपॉन दी ट्रस्टी, ट्रस्टी को कॉल करके बुला सकते हैं। स्पेशल पर्पज टू वाइंड अप, ट्रस्टी को बुलाएंगे, स्पेशल व्हीकल को बुलाएंगे और बोलेंगे भैया वाइंडिंग अप करो, या बोलेंगे ट्रस्टी को निकालो या अपॉइंट करो न्यू ट्रस्टी को। ये सब डिसीजन वो 10% लोग इकट्ठा करके मीटिंग भी बुला सकते हैं और मीटिंग में डिसाइड होगी। जितनी बातें डिसाइड होंगी स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। जो ट्रस्टी और जो एंटिटी है टेक ऑल रीजनेबल, जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया इन्वेस्टर ने उसको कंप्लीट करने के लिए जो जरूरी है वो सब करेंगे। एनी रीजनेबल एक्सपेंस, भाई मीटिंग हुआ उसका खर्चा किसने उठाया, ट्रस्टी ने उठाया या न्यू ट्रस्टी ने उठाया, रिइंबर्स कर देना प्लीज। टर्म्स ऑफ द इश्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नॉट एडवर्सली, ठीक है, और गलत नहीं होने चाहिए विदाउट द कंसर्न, इन्वेस्टर को बताओ अगर कुछ भी चेंज कर रहे हो, गलत नहीं सॉरी चेंजेस नहीं होने चाहिए, चेंजेस कुछ भी कर रहे हो बताओ। जो इन्वेस्टर है डीम टू हैव गिवन देयर कंसर्न वेरिएशन, अगर 21 डेज गिवन दिया था, ठीक है, प्रपोज वेरिएशन अप्रूव्ड स्पेशल रेजोल्यूशन से मान लिया जाएगा पोस्टल बैलेट से। बाकी बच्चों ये कंपनीज एक्ट के रूल्स पढ़ रहे हैं 2014-15 जो भी सेक्शन है वो मोटा टर्म एप्लीकेबल, ठीक है, नहीं ध्यान देना। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट को लिस्ट कराना है, कंपलसरी लिस्ट कराना है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बोल रखा है लिस्ट कराइए। एप्लीकेबल फॉर लिस्टिंग क्या करना है, एंटिटी गेट लिस्ट करा देगी स्टॉक एक्सचेंज के बाद, एप्लीकेशन दे दे स्टॉक एक्सचेंज को जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। लिस्टिंग अग्रीमेंट, एसपीडी डिजायर लिस्टिंग शेल एग्जीक्यूट अग्रीमेंट, स्टॉक एक्सचेंज के साथ अग्रीमेंट कर ले, ठीक है, तभी तो लिस्ट होता है। प्रीवियसली अगर ऑलरेडी अग्रीमेंट में था फ्रेश अग्रीमेंट का लिस्ट हो गया, ठीक है, एज पर वो रेगुलेशन कौन सा, सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एलओडीआर के। मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग ऑफ द लिस्टिंग, भाई मिनिमम पब्लिक ऑफर तो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलो उनको मेंटेन करना पड़ेगा, इनका काम है एंटिटी और ट्रस्टी का। आगे क्या बोल रहा है, ऑफर टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करा दो मिनिमम 2 न्यूज़पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, प्राइवेट प्लेसमेंट है तो एसपीडी इंश्योर कर ले भैया, क्रेडिट रेटिंग भी ले ले। प्राइवेट प्लेसमेंट है तो एंटिटी फाइल लिस्टिंग पर्टिकुलर्स लिस्ट करना है जो है ना, उनकी सारी बातों का ध्यान रखें इंक्लूडिंग रेटिंग अगर खराब मिले तो ये भी प्लीज शो करें। कंटिन्यू लिस्टिंग के लिए जो जो जरूरी है सब करना, कुछ बताया नहीं, बोला जो जो जरूरी है कंप्लाई करना पड़ेगा आपको सब कुछ। ट्रेडिंग सिक्योरिटी रेट्स, अब आपका स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है चाहे पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू है, ठीक है, ट्रेड भी वहीं करना है, क्लियर और सेटल भी आप स्टॉक में करोगे सब्जेक्ट टू स्पेस वैसे भी। चल यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। अब बच्चों बस एक टॉपिक बचा है, वो है हमारा सिक्योरिटी रिसिप्ट। सिक्योरिटी रिसिप्ट ये वही सिक्योरिटी रिसिप्ट है जो कि इशू किया गया था, ठीक है। तो इश्यूज सिक्योरिटी रिसिप्ट जो कर रखा है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, रेगुलेशंस दे दिए उन्होंने लंबा चौड़ा, ये वाले रेगुलेशन 2008 वाले लगेंगे। सिक्योरिटी रिसिप्ट को लिस्ट करना पड़ेगा, मतलब लिस्ट करने के लिए कंप्लाई करो, एप्लीकेबल रूल्स गाइडलाइन जो भी आरबीआई ने दे रखा है। प्राइवेट प्लेसमेंट भी करो तो भी कंप्लाई करना प्रोविजन जो भी सिक्योरिटी रिसिप्ट से रिलेटेड है। सेल ऑफ द सिक्योरिटी रिसिप्ट बाय एग्जिस्टिंग होल्डर, बच्चों अगर पुराना जो एग्जिस्टिंग होल्डर है वो सेल करना चाहता है कर सकता है, हाँ कर सकता है। एनी एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी रिसिप्ट, सिक्योरिटी रिसिप्ट को कोई भी एग्जिस्टिंग अगर होल्डर है, ठीक है, बेचना चाहता है बेच लो, क्वालिफाइड बायर को प्राइवेट प्लेसमेंट में बेच दे। बच्चों फिर से एग्जिस्टिंग होल्डर अगर सिक्योरिटी रिसिप्ट का है, ठीक है, मैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हूँ, मैंने खरीदा था, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, हाँ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को प्राइवेट प्लेसमेंट में बेच दे, रूल्स रेगुलेशन लगेंगे ये वाले। सच सेल ध्यान रहे मिनिमम 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी रिसिप्ट परमिट, ठीक है, तो सच सेल एनी होल्डर बाय सिक्योरिटी रिसिप्ट शैल बी परमिटेड, बेचना अलाउड है, बस मिनिमम 50% आउटस्टैंडिंग हो, उससे ज़्यादा नहीं, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम बोल रखा है, मतलब मिनिमम इतना हो, मैक्सिमम तो और हो सकता है। देन सेल ऑफ द सिक्योरिटी रिसिप्ट एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट अंडर दिस रेगुलेशन सब्जेक्ट टू इश्यूअर कंपल्सरी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी बिफोर द कंप्लाई, ठीक है, जो भी कंप्लाइंसेस हैं कर लो। कंडीशन फॉर लिस्टिंग सिक्योरिटी को अगर आप क्या कर रहे हो लिस्ट कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, पहला इशू प्राइवेट प्लेसमेंट में होगा तो ही जाएगा, ठीक है, कंप्लाई करना एप्लीकेबल लॉ का। देन नंबर ऑफ द पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200 और सच अदर नंबर इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ द पर्सन नॉट 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
प्राइवेट प्लेसमेंट करें। सिक्योरिटी रिसिप्ट डीमैट फॉर्म में होना चाहिए, रेगुलेशन को फॉलो करना, ऑफर डॉक्यूमेंट को लेकर। मिनिमम अलॉटमेंट क्वालिफाइड बायर्स को भैया 10 लाख तक का। सिक्योरिटी रिसिप्ट वैल्यू पहले ही कर लेना लिस्टिंग से पहले, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूएशन है इंडिपेंडेंट वैल्यू से कराना और 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो। सिक्योरिटी रिसिप्ट में क्रेडिट रेटिंग लेना और क्रेडिट रेटिंग 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। ये सारे रेगुलेशन फॉलो करने। चलिए ऑफर डॉक्यूमेंट फिर से बच्चों चिल्लर आ गया। चिल्लर क्या बोलता, इश्यूअर सीकिंग लिस्टिंग सिक्योरिटी रिसिप्ट ऑफर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड द आरबीआई ने जो बोला है वो सब हो जाना चाहिए। ऑफर डॉक्यूमेंट नॉट कंटेन फॉल्स मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ऑफर डॉक्यूमेंट अवेल डाउनलोड कर सकते हो भाई वेबसाइट स्टॉक एक्सचेंज में से भी। एक्साइज दी पावर जो भी वेव एनफोर्समेंट में दे रखी है, सेक्रा में जो भी दे रखी है वो सब पावर। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट, उस सिक्योरिटी रिसिप्ट को ट्रेडिंग कर सकते हैं हाँ स्टॉक एक्सचेंज में। सिक्योरिटी रिसिप्ट इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, ट्रेडेड, क्लियर्ड, सेटल, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कंडीशन जो भी स्पेसिफाइड सब स्टॉक एक्सचेंज में होगा। ट्रेडिंग लॉट भाई मिनिमम 10 लाख का। ट्रेड ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट ओवर द काउंटर रिपोर्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल होना चाहिए। सभी में स्पेसिफाइड कंडीशन रिपोर्टिंग को लेकर करना पड़ेगा। बच्चों इस स्ट्रीमलाइन में कुछ नहीं दे रखा, बस उन्होंने बोल रखा है इससे पहले जो चैप्टर है, ठीक है, इसे नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है और एसडीआई जो ये चैप्टर है, ठीक है, इससे पहले जो 2 चैप्टर हैं एसडीआई सिक्योरिटी डेस्टिनेशन ईजियर है, सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव बोथ इशू है इन्वेस्टर के लिए। बस इसमें अंडर सेबी ILDS सेबी का जो रेगुलेशन है वो लगेगा। बस उन्होंने बोल दिया टाइम टेकन फॉर द लिस्टिंग 6 दिन जो लगते थे उसको टाइम रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर लिस्टिंग आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इशू टू 6 days। अगेन पहले 12 दिन लगते थे लिस्ट करने के लिए, अब कम दिन कर दिए 6। और पूरी सेम प्रोसीजर लगेगी जो लेसन 6 में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे चैप्टर होता है ओवर।